नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। तो आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। और सबसे पहले बात नेपाल की। बमुश्किल 3 महीने हुए हैं कि नेपाल में फिर से हिंसा भड़क उठी है। एक बार फिर जेनजी सड़कों पर है, प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल के 12 जिले में पूर्व पीएम ओली की पार्टी और जेनजी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है। फिर सुलग उठा नेपाल, फिर सड़कों पर नेपाल का जेनजी। हिंसक झड़प, प्रदर्शन और कर्फ्यू। तस्वीरें नेपाल की हैं। जेनजी एक बार फिर सड़कों पर है। हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। नेपाल के कई इलाकों में एक बार फिर सड़कों पर रण हो रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के 12 जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यहाँ जेनजी और यूएमएल कैडर के बीच तनाव बढ़ गया, हिंसा फैल गई। इस बार आंदोलनकारियों का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बस्नेत के खिलाफ है। महेश पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था। इसे लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था। अब की बार आंदोलन के केंद्र में 12 जिले हैं। बीते दिनों में समीरा एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया था। अब प्रदर्शन हिंसक हो गया है। जानकारी के मुताबिक झड़प उस समय हुई जब बुद्ध एयर का विमान सीपीएन यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और पार्टी के युवा नेता महेश बस्नेत को लेकर काठमांडू से सिमारा के लिए उड़ान भरने वाला था। यहां उन्हें सरकार विरोधी रैली को संबोधित करना था। इन नेताओं का जेनजी समूह ने विरोध किया। जैसे ही नेताओं के सिमारा जाने की खबर फैली, जनरेशन जेड प्रदर्शनकारी विरोध करने के लिए हवाई अड्डे पर जमा हो गए। इससे उनकी स्थानीय सीपीएन यूएमएल कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। मामले को बढ़ता देख अधिकारियों ने हालात को काबू में करने के लिए हवाई अड्डे के आसपास कर्फ्यू लगा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों में झड़प हुई। जेनजी के कुछ युवकों के घायल होने के बाद जेनजी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना के बाद बुद्ध एयरलाइंस ने काठमांडू से सिमारा जाने वाली अपनी सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी है। आपको बता दें कि जेनजी आंदोलन से पिछले कई महीनों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। युवाओं की राजनीतिक पारदर्शिता, रोजगार और शासन सुधार से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब ये नया आंदोलन यूएमएल नेता महेश बस्नेत के पुराने आंदोलन के समय सत्ता पक्ष का साथ देना युवाओं में विशेष नाराजगी का कारण हो रहा है। इसी साल सितंबर को जेनजी के आंदोलन के बाद पिछली सरकार भंग हो गई थी। इस प्रदर्शन ने ओली के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया था। अब एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रशासन हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। अगर हालात नहीं सुधरे तो कर्फ्यू भी बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेपाल में एक बार फिर जेनजी आंदोलन भड़क उठा है और इस दौरान कई जगह हिंसाएं और आगजनी देखी जा रही है। और इस बार आंदोलनकारियों का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बस्नेत के खिलाफ है। उन पर आरोप है कि पहले हुए जेनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन उन्होंने किया था। आप देख सकते हैं कि सितंबर में हुई हिंसा और आज के उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें। तो सितंबर में जो जेनजी आंदोलन हुआ उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आज फिर एक बार नेपाल सुलग उठा। और आइए बढ़ते आगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें आपको। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर। लाल किला ब्लास्ट केस पे एनआईए ने जिन 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है उन्हें कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। लाल किला ब्लास्ट में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। तो जो 4 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, 10 दिन की एनआईए रिमांड उन्हें मिल गई है। एनआईए ने 4 को जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिया था। लाल किला ब्लास्ट में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए ने जिन 4 आरोपियों को आज जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिया उन्हें कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। और मेरे सहयोगी अखिल जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सब बड़ी खबर पर। अखिल, और क्या जानकारी मिल रही है? 10 दिन की एनआईए रिमांड में इन 4 आरोपियों को भेजा गया है।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो एक बड़ी खबर जो है वो एनआईए की तरफ से ये आ रही है कि पहले हमने देखा कि 2 लोगों को एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर अरेस्ट किया था और आज जो है 4 लोगों को और अरेस्ट किया। उन 4 लोगों को जिनको अरेस्ट किया है एनआईए ने, उनमें उनका जो नाम शामिल है डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के अलावा अगर आप देखें तो पहले 2 लोग अरेस्ट किए जा चुके थे जिनका नाम आमिर अली था और दानिश अलियास जासिर था। इस वक्त जो है एनआईए की कोर्ट के अंदर हमने देखा, स्पेशल कोर्ट के अंदर इन चारों को जो है वहाँ पर पेश किया गया जज के सामने, जिसके बाद कोर्ट के अंदर तकरीबन 15 दिन की जो है कस्टडी मांगी गई थी इन चारों को लेकर के, डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर के, डॉक्टर अदील को लेकर के, डॉक्टर शाहीन को लेकर के और मुफ्ती इरफान को लेकर के। लेकिन कोर्ट ने जो है 10 दिनों की जो कस्टडी है वो एनआईए को इस वक्त दी है। तो अगर आप देखें तो एनआईए ने इस केस के अंदर अब तक 6 लोगों को टोटल जो है गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे लगातार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अगर आप देखें तो पहला जो अरेस्ट एनआईए ने इस केस के अंदर किया था आमिर अली का। आमिर अली वही शख्स था जो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो एक्सप्लोसिव थे उसको कैसे रिकवर करना है, कहाँ से रिकवर करना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ पर स्टोरेज रखना है, उसका वो शख्स वो था। दूसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ था उसका नाम जासिर था। जासिर जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड था और वो ड्रोन्स कैसे बनाते हैं, मॉडिफाइड ड्रोन्स, मॉडिफाइड रॉकेट्स कैसे बनाते हैं, स्मॉल रॉकेट्स कैसे बनाते हैं, छोटे रॉकेट्स, उसमें बहुत एक्सपर्टीज थी उसकी, उसको भी गिरफ्तार किया था। और आज हमने देखा कि 4 और लोगों की एनआईए ने इस मामले के अंदर कस्टडी ली है, जिसके अंदर मौलवी इरफान का नाम भी मौजूद है। बिकॉज मौलवी इरफान वही शख्स है जो शुरुआत से इस केस के अंदर ये जो पूरा का पूरा डॉक्टर का टेरर मॉड्यूल था इसको कहीं ना कहीं रन कर रहा था। जी अखिल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो 4 लोगों को जिन्हें एनआईए ने हिरासत में लिया था और 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा गया है, ये बड़ा अपडेट रहा। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 लोग अचानक गायब हो गए हैं, जिससे जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले डॉक्टर उमर की वीडियो ने इस बात की आशंका बढ़ा दी थी कि वो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था। आतंक के कितने डॉक्टर लापता, मुजम्मिल उमर के कितने साथी हैं गायब, दिल्ली धमाके के बाद जो पकड़े गए हैं उतने ही लोग हैं या फिर इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे? क्या कुछ और लोग भी थे जिनका ब्रेन वॉश किया जा चुका था और जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिलहाल गायब हो चुके हैं? कहीं भाग गए हैं या छुपे हुए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां ऐसे संदिग्धों को ढूंढने में लगी हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित करीब 10 लोग गायब बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पढ़ते थे या काम करते थे। बताया जा रहा है कि गायब लोगों में 3 कश्मीरी थे। इन लोगों के फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद ये लोग अचानक गायब हो गए। जांच एजेंसियां इन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। सभी गायब लोगों की लिस्ट एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ली है। ये शक है कि इनमें से कुछ लोग टेरर मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं। आशंका है कि ये लापता लोग उसी खतरनाक आतंकी समूह का हिस्सा हो सकते हैं जिसने दिल्ली में हमला किया था। दिल्ली बम धमाके के बाद में एनआईए समेत कई राज्यों की जो पुलिस है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में 50 से ज़्यादा लोगों से उसने पूछताछ की है और ये बताया जा रहा है कि उसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो इस बम धमाके के बाद में गायब हैं और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन तक स्विच ऑफ कर लिया है। यही नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों के भी वो कई सारे लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनका कहीं न कहीं मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर से रिश्ता रहा है। क्या उमर की टीम में थे ये गायब लोग? फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस समय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि लाल किला कार बम धमाके की साजिश यहीं रची गई थी। इस धमाके को अंजाम देने वाले फिदाइन हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी, उसके दूसरे साथी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। धमाके से पहले का डॉक्टर उमर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिख रहा था। जानकारों का मानना है कि वो इसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश कर रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के
12 वीडियो समेत करीब 70 वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले थे। ये तलाश जारी है कि जो यूनिवर्सिटी से लोग गायब हैं, क्या वो उमर के वीडियो देखते थे, क्या पकड़े जाने या डर के मारे वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फिदायीन टीम तैयार कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे। ताजा घटनाक्रम में यूनिवर्सिटी में काम करने वाले या पढ़ने वाले कम से कम 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये लापता लोग उसी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं जिसने दिल्ली को दहलाया। रविश रंजन शुक्ला के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कई डॉक्टरों से पूछताछ जारी है। आए दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही आत्मघाती हमलावर उमर नबी से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी भी एनडीटीवी को मिली है। जांच आगे बढ़ रही है और परत दर परत कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। आमिर किसके कहने पे आपने ये अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर किसके? दिल्ली धमाके को लेकर जारी जांच में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती आतंकी उमर और उसके सहयोगियों के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं। आतंकी डॉक्टर उमर अपने मरीजों से कैसे बात करता था, उसका व्यवहार कैसा था, कुछ अहम खुलासे इसमें सामने आए हैं। जीएमसी अनंतनाग में काम करते वक्त डॉक्टर उमर अपने मरीजों से कुछ इस तरह बात करता था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। आतंकी डॉक्टर उमर महिला मरीजों से कहता था कि आपने हिजाब क्यों नहीं पहना। वो महिला मरीजों से ये भी कहता था कि आपका सिर ठीक से ढका क्यों नहीं। उसने कई मरीजों को पूछा कि आप कितनी बार नमाज पढ़ते हैं। क्लास में उसके रवैये को लेकर शिकायतें भी हुईं। इस तरह की कट्टरपंथी सोच की जब कुछ मरीजों ने शिकायत की तो डॉक्टर उमर को हटा दिया गया और उसके बाद वो फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगा। आत्मघाती हमलावर उमर नबी पूरी तरह से रेडिकलाइज थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हासिल की और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ये नौकरी कर रहे थे। और बताया जाता है कि अक्सर अपने पेशेंट्स को इस्लाम के बारे में बताते थे और कई बार औरतों पर भड़क जाते थे अगर उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना सर हिजाब से ढका हुआ नहीं है। ये अक्सर उनसे यही कहते थे कि आप अपना सर हिजाब से क्यों नहीं ढकते। और उसके साथ साथ कई बार ये लोगों से सवाल पूछते थे कि आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसकी वजह से कई बार पेशेंट तंग आकर उन्होंने प्रिंसिपल से भी इस बारे में शिकायत की थी। दिल्ली धमाके को लेकर जारी जांच में गिरफ्तार दानिश को लेकर भी कई अहम खुलासे हुए हैं। वो कैसे जैश के आतंकी मॉड्यूल का टेक्निकल हेड बन गया, कैसे कट्टरपंथी बना और किस वजह से हमास की तर्ज पर ड्रोन हथियार बनाने पर काम करने लगा। जांच में सामने आया है कि दानिश का पड़ोसी डॉक्टर आदिल रोज उसे मस्जिद में देखता था। डॉक्टर आदिल ने दानिश से रोजाना बात करना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर आदिल ने दानिश को मौलवी इरफान अहमद वागे से मिलवाया। मौलवी इरफान अहमद वागे ने दानिश से बातचीत की, उसके विचारों को बदलने की कोशिश की। दानिश उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था। काजीकुंड की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने की वजह से जासिर अहमद वानी उर्फ दानिश डॉक्टर के टेरर मॉड्यूल की नजर में आया। उसके बाद उन डॉक्टरों ने उसे अपने उद्देश्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब कुछ महीने पहले डॉक्टर आदिल जो उनका पड़ोसी है उनकी नजर दानिश पर पड़ी और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर आदिल ने उनकी मुलाकात मौलवी इरफान अहमद वागे से कराई। ये वही मौलवी है जिन्होंने इन डॉक्टरों को कट्टरपंथी की राह पर चलाकर एक आतंकवादी में तब्दील कर दिया। इसके बाद डॉक्टर आदिल दानिश को दिल्ली ले गया। फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल ने दानिश को उमर नबी से मिलवाया और दानिश को ड्रोन बनाने का जिम्मा सौंपा। और उमर नबी उस समय एक्सप्लोसिव मटेरियल अपनी लेबोरेटरी जो कि एक कमरे में थी उसमें बना रहा था। उसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल लाल किले के सामने उन्होंने किया था और इसके साथ साथ उन्होंने दानिश को तैयार कर दिया कि वो ड्रोन्स को वेपनाइज करे, फैब्रिकेट करे, उसके अंदर विस्फोटक डाल के क्राउडेड प्लेस पर
फटाने के लिए तैयार कर दे। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ को रोकने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। आतंकवादियों को बाकी कैदियों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जेल में बंद आतंकवादियों और अपराधियों के बीच मेल जोल न हो सके। पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों को अलग अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके तहत जेलर्स को कहा गया है कि प्रिजन के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों को एक साथ बैरक में न रखा जाए। यही नहीं, उन्हें आदेश दिए गए हैं कि जो क्रिमिनल एलिमेंट वहां पे जेल में लॉज हैं उनके साथ भी इन आतंकवादियों की बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये आतंकवादी इन क्रिमिनल्स को भी कट्टरपंथी की राह पर चलाकर आतंकवादियों में तब्दील कर दें। कभी धर्म का बहाना लेकर तो कभी इलाज का बहाना लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही थी। फरीदाबाद में जिस जगह डॉक्टर मुजम्मिल और उमर रहते थे, ये सामने आया है कि वहां ये लोगों को इलाज के दौरान भरोसे में लेने की कोशिश करते थे। फरीदाबाद के धौज गांव से 4 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में आए थे। इलाज का बहाना, आतंक के जाल में फंसाना, भरोसे में लेकर बहकाने का काम। कभी मदद के बहाने, कभी इलाज के बहाने लोगों की मदद करना और उन्हें अपने भरोसे में लेना। ये सामने आया है कि दिल्ली धमाके का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर मुजम्मिल स्थानीय लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता था। बताया जा रहा है कि उमर का साथी डॉक्टर मुजम्मिल अल-फलाह में इलाज कराने के बहाने आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के धौज गांव के 4 लोग एनआईए की हिरासत में हैं। पहला नाम बासित है, जिसने लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को अपनी बहन के यहाँ खड़ा किया था। बासित के पिता का लंबे समय तक अल-फलाह में इलाज चला था, जिसके चलते वो उमर शाहीन और मुजम्मिल के संपर्क में आया था। फिर बासित को अल-फलाह में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलवा दी थी। दूसरा नाम शोएब का है, ये भी धौज का रहने वाला है। ये अल-फलाह में वार्ड बॉय था। मुजम्मिल ने कई बार इसकी मदद की थी। डॉक्टर मुजम्मिल की मदद से गांव के लोगों का इलाज करवा देता था। कई बार फोन करके मुजम्मिल से दवा पूछता। तीसरा नाम इमाम इश्तियाक का है। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम था। इसके बेटे के इलाज के बहाने मुजम्मिल से संपर्क हुआ। इसी ने मुजम्मिल को गांव में कमरा दिलवाया था। उसी कमरे से विस्फोटक मिला था। चौथा शख्स है धौज गांव का रहने वाला इकबाल मद्रासी। ये भी इलाज कराने अल-फलाह अस्पताल गया था। मुजम्मिल ने इलाज के दौरान जान पहचान बनाई, फिर बिना दस्तावेज के इससे मद्रासी लॉज में कमरा किराए पर लिया था। मुजम्मिल ने यहाँ 13 नवंबर तक का किराया पहले ही दे दिया था। ये भी सामने आया है कि मुजम्मिल ने अपना कुछ सामान भी एक दुकान में रखवाया था। बताया जा रहा है कि वो दुकानदार 2 साल पहले मुजम्मिल से अस्पताल में मिला था। वो अपने जले हुए बच्चे के इलाज के लिए मुजम्मिल से मिला था। पुलिस ने दुकान से 2 मशीनें कब्जे में ली हैं। ये नीले रंग का बड़ा सा स्टेबलाइजर और एक सिल्वर कलर का सामान पीसने की बड़ी मशीन जैसी है, जिसमें कहा एक आटा पीसने जैसी पूरी की पूरी मशीन है और दूसरा जो है बड़ा स्टेबलाइजर है। अभी इस वक्त में जो पंजाब पुलिस, माफ़ कीजिएगा, जो कश्मीर की पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो जो नाम था मोबाइल वाला, जो उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। एनडीटीवी ने जब दुकानदारों से बात की तो पता चला कि मुजम्मिल यहाँ से फल, चिकन और दूसरे सामान खरीदने आता था। वो बात अच्छी करता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मुजम्मिल इस तरह का निकलेगा। हमें नहीं इस बात का, हम तो अच्छे आदमी समझते थे, अभी हमें पता नहीं इतना बुरा करेंगे कैसे होगा। तो आप लोगों का दिल टूटा, एक तरीके से दिल टूटा, परेशानी आई है और बहुत बड़ा जुल्म है, मतलब गलती करी है। तो आप लोग ये नमाज पढ़ने यहीं पे आता था क्या? यहाँ भी आ जाता नमाज पढ़ने, वहाँ भी पढ़ते थे नमाज, तो अल-फलाह मस्जिद भी है, यहाँ भी आते थे। मुजम्मिल इलाके में सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था। जब से आतंकी गतिविधियों में उसके शामिल होने की बात सामने आई है, तब से यहाँ के लोग खासे परेशान हैं। अली अब्बास नकली और रवीश रंजन शुक्ला के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी किया गया है। इंदौर स्थित इस घर पर तीसरी बार नोटिस भेजा गया है और 3 दिन में एक्शन की बात कही गई है। आपको बताते हैं घर की पूरी हिस्ट्री।
हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व ट्रस्ट अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी हो गया है। इंदौर के मऊ में स्थित उनके घर के बाहर कैंट बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह निर्माण अवैध है और इसे 3 दिन में खाली किया जाए या फिर अवैध निर्माण को खुद ढा दिया जाए, अन्यथा प्रशासन खुद ही घर को ढाकर खर्चा की राशि निर्माणकर्ता से ही वसूलेगा। कैंट बोर्ड ने जिस मकान को ढाने का नोटिस जारी किया है वो जवाद के पिता हम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। वो महू के शहर काजी भी रह चुके हैं। मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर महू छावनी परिषद महू में मौजूद है और अल फलाह यूनिवर्सिटी का के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो इसी घर के रहवासी थे। हालांकि उनके घर वाले काफ़ी सालों पहले महू परिषद छोड़कर दिल्ली चले गए थे। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि चिट फंड का कारोबार के चलते कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उस वजह से जो ये लोग हैं वो यहाँ से घर खाली करके निकल गए थे। जो ये घर है अब इसको नोटिस मिलाया है और इस नोटिस के चलते अब जो ये घर इनको घर को नोटिस मिला है कि अगले 3 दिन में या तो ये घर वो खुद डिसमेंटल करे, खाली करे, या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पर जो घर को है वो तोड़ने आएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ विकास कुमार बताते हैं कि जवाद के पिता के नाम पर ये मकान बना हुआ है और ये पूरा निर्माण अवैध है। घटना के बाद जब दस्तावेज तलाशे गए तब पता चला कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उसे तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बेसिकली यहाँ पे एक मकान है हमारे मुकेरी मोहल्ले महू में, जो जिसके लिए जवाद अहमद ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई भी कर रखा है। उनके पिता के नाम से ये मकान है, तो पूरा मकान ही अनाधिकृत निर्माण है। तो काफ़ी समय से जब ये घटना के बाद में फाइल का संज्ञान आया तो पता लगा कि कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया कि अगर वो खुद हटा लेते तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से उसको हटाया जाएगा। सर नीचे तलघर भी बना हुआ है, मकान की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है G+3, कब तक ये मकान तोड़ा जाएगा? उसमें अभी 3 दिन का तो हम वेट करेंगे क्योंकि नोटिस पीरियड है। तो अगर वो स्वयं हटाते हैं तो उसके बाद, और चूँकि थोड़ा सा सेंसिटिव है वो एरिया, पतली गलियों का और आसपास मकान की ऊंचाई ज़्यादा है। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर के साथ जो कि अल फलाह से जुड़ी है। अल फलाह के आतंकी लिंक पर एक और खुलासा। पहले भी आतंकियों से जुड़ चुका है अल फलाह का नाम। अल फलाह का छात्र 2008 में भी कर चुका है धमाका। मिर्जा शादाब नाम के व्यक्ति पर यह आरोप। मिर्जा शादाब ने अहमदाबाद में कई धमाके किए थे। पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी कर रहा था शादाब। तो अल फलाह से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जा शादाब ने अहमदाबाद में धमाके किए थे और इसका भी कनेक्शन अल फलाह से निकला है। ये बड़ी खबर अल फलाह से जुड़ी। अल फलाह के आतंकी लिंक पर एक और बड़ा खुलासा। पहले भी आतंकियों से जुड़ चुका है अल फलाह का नाम। अल फलाह का छात्र 2008 में धमाके कर चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। 10 नवंबर को लाल किला के बाहर पहली बार किसी आतंकी से नहीं जुड़ा है। 2008 अहमदाबाद बम धमाकों में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक छात्र शामिल था। दो 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे। इसमें शामिल आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। उसने 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक पूरा किया था और 2008 में अहमदाबाद में होने वाले सीरियल ब्लास्ट में शामिल रहा, यानी पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी में था। सालों से ये फरार है। अभी इसके अफगानिस्तान में होने की खबर है। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था। इंडियन मुजाहिदीन का एक अहम सदस्य था। 2008 में अहमदाबाद बम धमाकों में शामिल। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका। अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र भी था। 2007 तक अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज में था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक किया। पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी की थी। धमाकों के बाद कई सालों से फरार है। फिलहाल अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। शादाब बेग हर तरह के बम बनाने में माहिर है। पिछले 17 सालों से वो कहाँ है, उसके बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आखिरी बार 2019 में उसको अफगानिस्तान में लोकेट किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को
ये भी जानकारी मिली है कि उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया है। मिर्जा शादाब बेग आजमगढ़ का रहने वाला और इंडियन मुजाहिदीन का एक अहम सदस्य था। उसने 2008 के जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी। जयपुर विस्फोटों को अंजाम देने के लिए बैग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दी थी, जिसका इस्तेमाल आईडी तैयार करने में किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि बेग बम बनाने वाले इंजीनियरिंग से वाकिफ था, क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई की थी। मिर्जा शादाब बेग ने सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी। कर्नाटक के उडुपी से विस्फोटक इकट्ठा किए, रियाज भटकल और यासीन भटकल से मिला। दोनों को बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दी। डेटोनेटर और बेयरिंग से आईडी तैयार किया गया। बेग को बम बनाने की पूरी जानकारी थी। उसने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई की थी। अल्फरा यूनिवर्सिटी में हुई जांच के बाद ये भी पता चला है कि मिर्जा शादाब बेग नाम का एक शख्स है, जिसकी 2008 में जयपुर के सीरियल बम ब्लास्ट में एक अहम भूमिका रही थी। वो भी इसी अल्फरा यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है और यहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में उसने पढ़ाई की थी। उसके ऊपर आरोप ये भी है कि जो दो आतंकी हैं, रियाज भटकल और यासीन भटकल को उसने कई सारे जो विस्फोटक हैं उसकी सप्लाई की थी। बेग अहमदाबाद में हुए विस्फोटों में शामिल था। धमाके से 15 दिन पहले अहमदाबाद पहुंचा था। पहले पूरे शहर की रैकी की थी और कयामुद्दीन कपाड़िया, मुजीब शेख और अब्दुल रजीक के साथ 3 टीमें बनाई। अब्दुल रजीक की टीम में आतिफ अमीन और मिर्जा शादाब बेग भी शामिल थे। बेग ने ही धमाके के लिए सारी लॉजिस्टिक जुटाई थी। मिर्जा शादाब बेग आईडी लगाने में माहिर था। धमाकों से पहले बेग बम तैयार करता था और ट्रेनिंग भी देता था। मिर्जा शादाब बेग धमाके से 15 दिन पहले अहमदाबाद पहुंचा। पहले पूरे शहर की रैकी की थी। कयामुद्दीन, मुजीब शेख, अब्दुल रजीक से मिला। इन सभी से मिलकर 3 टीमें बनाई। अब्दुल रजीक की टीम में शामिल हुआ। धमाके के लिए सारे लॉजिस्टिक जुटाए। मिर्जा शादाब बेग आईडी लगाने में माहिर था। धमाकों से पहले बम तैयार किए और ट्रेनिंग भी दी। दिल्ली ब्लास्ट के जो तार हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था तो सलमान बेग का नाम सामने आया था। सलमान बेग वही शख्स है जिसने लॉजिस्टिकल पूरा सपोर्ट किया था, प्रोवाइड किया था और उसने 3 अलग अलग टीमें बनाई थी और वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टूडेंट रहा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है और उसका नाम भी इस केस के अंदर जो है पहले अहमदाबाद ब्लास्ट केस के अंदर पहले भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार सवालों के घेरे में दिखती नजर आ रही है। इन विस्फोटों में 6 लोग घायल हुए थे। गोरखपुर पुलिस में इंडियन मुजाहिदीन से नाम जोड़ने के बाद आतंकवादी मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली थी। सितंबर 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के उजागर होने के बाद से ही बेग देश भर में बम विस्फोटों को अंजाम देने के आरोप में आज तक फरार है और दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के सिलसिलेवार बम विस्फोटों में नाम आने के बाद इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। सूत्रों के अनुसार 2019 में बेग अंतिम बार अफगानिस्तान में लोकेट हुआ था। अब तक हाथ नहीं आया है। देखते हैं शादाब मिर्जा बेग एजेंसियों के हाथ कब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इन विस्फोटों में 6 लोग घायल हुए थे। गोरखपुर पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन में नाम जोड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्तियां कुर्क कर ली थी। सितंबर 2008 की बात है जब इंडियन मुजाहिदीन से इसका नाम जुड़ने के बाद देश भर में बम धमाकों में इसका नाम आता रहा, लेकिन ये अब तक फरार ही रहा। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर में सिलसिलेवार बम धमाकों में ये आरोपी रहा तो इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इसकी आखिरी लोकेशन साल 2019 में अफगानिस्तान में लोकेट हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक ये सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है। देखना होगा कि मिर्जा शादाब बेग सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कब आता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। सलीम डोला के खास गुर्गे सलीम शेख की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए, जिनमें दुबई कनेक्शन और बॉलीवुड लिंक की जांच तेज हो गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अख्तरमणि, जिन्हें आमतौर पर औरी के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी पुलिस ने समन भेजा, लेकिन उन्होंने 25 नवंबर के बाद का समय मांगा है। औरी, जो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को लेकर छाए रहते हैं,
सेलिब्रिटीज के साथ उनकी फोटो वीडियोस वायरल होती रहती हैं। हर बड़े सितारे के साथ ओरी पार्टी करते हुए पाई जाती है, लेकिन इन दिनों वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं। ओरी का नाम मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में सामने आ रहा है। ये मामला तब शुरू हुआ जब सलीम डोला के खास गुर्गे सलीम शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद इस मामले में दुबई कनेक्शन के साथ साथ बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया। बताया गया कि सलीम शेख ने बॉलीवुड के कुछ सितारों के नाम इस मामले में लिए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी का नाम भी सलीम शेख ने लिया। ओरी को इसी ड्रग्स के सिलसिले में मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने समन भेजा है। उन्हें 20 नवंबर की सुबह 10 बजे घाटकोपर यूनिट के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन ओरी ने मुंबई पुलिस से समय की मांग की। ओरी के वकील ने पुलिस को पत्र देकर कहा कि ओरी 25 नवंबर के बाद ही पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने आ पाएंगे। दावे हैं जो कि आरोपी ने किए हैं, इस दावों की जांच जो है वो एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार कर रही है और उसी के अंतर्गत आज ओरी को जो है वो बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। मगर अब जब पत्र जो है वो एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों को दिया गया है लॉ फर्म द्वारा ओरी के, और उसमें कहा गया है कि वो 25 के बाद बयान दर्ज करने के लिए आना चाहते हैं। 252 करोड़ के ड्रग्स का मामला कैसे सामने आया, ये आपको बताते हैं। ड्रग्स से जुड़ा ये पूरा मामला फरवरी 2024 में तब शुरू हुआ था जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला को 741 ग्राम मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में महिला ने सांगली में एक केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें 122.5 किलो एमडी और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी गई। इस बरामदगी के बाद पुलिस को पता चला कि यह ड्रग्स नेटवर्क केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना तक फैला हुआ है। जांच में ये भी सामने आया कि ये नेटवर्क फरार ड्रग माफिया सलीम डोला के इशारों पर चलता था, जो कथित रूप से दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा बताया जाता है। इस केस में सलीम डोला के गुर्गे सलीम सोहेल शेख को गिरफ्तार किया गया। सलीम सोहेल शेख ने देश और विदेश में कई ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था। पूछताछ में उसने दावा किया कि इन पार्टियों में कई बॉलीवुड सितारे शामिल थे। इसी सिलसिले में पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को भी समन भेजा। सलीम शेख ने पूछताछ में दावा किया कि वो भारत और विदेश में रेव पार्टियों का आयोजन करता था और इन्हीं में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। अब क्योंकि उसने कुछ हाई प्रोफाइल नाम लिए हैं, इसलिए पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। देखना होगा कि इसका कनेक्शन कहां तक जाता है। मामले में कई कुड़ियाँ हैं जो कि अभी खुलनी बाकी है। महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस पूरे मामले में क्या क्या और नई चीज़ें सामने आती हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आती है। कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, NDTV हिंदी के लिए। राजधानी दिल्ली में घटना हुई जो झकझोर देने वाली है। 16 साल के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी। उसने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर जान देने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें ऑर्गन डोनेट करने की बात लिखी और कुछ टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह अपने ड्रामा क्लब के लिए घर से उत्साहित होकर निकला 16 साल का एक स्कूल छात्र दोपहर होते होते अपनी जिंदगी खत्म कर बैठा। छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि उसके अंग दान कर दिए जाएं और कोई भी बच्चा उसकी तरह की तकलीफ से न गुजरे। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का ये छात्र दोपहर 2:34 पर राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पास के BLK अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का दावा है कि 18 नवंबर को स्कूल में डांस प्रैक्टिस के दौरान हुए अपमान के बाद बच्चे ने यह कदम उठाया। पिता प्रदीप पाटिल का कहना है कि शौर्य के क्लासमेट्स ने बताया कि 18 नवंबर को स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान शौर्य फिसल कर गिर गया था। एक शिक्षक ने इसे ड्रामा बताते हुए सबके सामने उसे डांट दिया। पिता के अनुसार बेटे के रोने पर एक अन्य शिक्षक ने कहा, रो लो जितना रोना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिता का कहना है कि उस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में, तो
वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम मैं गिरा नहीं, मैं मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने में का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा बेटा सुबह ड्राइवर के साथ 7:15 बजे स्कूल गया था, लेने के लिए उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आया। तो 2:15 पौने 3 बजे मुझे फोन आया किसी अनजान से कि आपका बेटा मेट्रो स्टेशन से गिरा है। उसके बाद रात को उसके दोस्त असमेर और अयान से हमें पता चला कि ये सारा स्कूल में ऐसा पूरा दिन इंसिडेंट हुआ है। पिता ने स्कूल पर कई आरोप लगाए हैं। मसलन 8 से 10 महीने से बच्चा परेशान था। शिक्षक छोटी छोटी चीजों पर डांट देते थे। शिक्षक घर पर भी शिकायत कर देते थे। बेटे की शरारतों पर शिक्षक शिकायत करते थे। मैंने बच्चे का हमेशा साथ दिया। शिक्षकों ने फिर भी टॉर्चर नहीं रोका। हाई स्कूल के बाद स्कूल बदलने वाले थे। 3 दिन पहले शिक्षक ने बच्चे को धमकी दी थी। बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी। हम तो नॉर्मल थे। पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीजों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी, ये बेटा शरारती है, पीछे चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है। तो मैंने टीचर को बोला था मैडम छोटा बच्चा है, अगर ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो टीचर ने उसके बाद भी उसको टॉर्चर करना जारी रखा था। उसके बाद हमने बेटे को बोला था कि अभी 10th के 10 दिन बचे हैं, हम स्कूल चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने मान भी लिया था। लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग होने लगी। एक 16 साल के बच्चे ने मेट्रो के प्लेटफॉर्म से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस को उसके बैग में से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें बच्चे ने कहा था कि लगातार जो है स्कूल के टीचर्स उसे हरास कर रहे हैं और फिर एक्शन की भी मांग की।